अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी और आज प्रोग्राम में बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो एहतजाज की कॉल दी, क्योंकि एक बार फिर से न्यूट्रल की अगर बात की जाए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर से न्यूट्रल्स को मुखातिब करते हुए हत्फ़े तनकीद का निशाना बनाया और बोले न्यूट्रल्स को समझाया था अगर हुकूमत गिराई तो आने वालों से नहीं संभाली जाएगी। वो वक्त साजिश को नाकाम बनाने का था, जिस साजिश का उन्होंने जिक्र भी किया था। दूसरी जानिब अपने वीडियो लिंक से खिताब में उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और खबरदार किया कि अगर साफ और शफाफ इंतखाबात ना हुए तो मुल्क में मजीद इंतशार फैलेगा। उन्होंने साफ कहा है कि अब अवाम को भी मुखातिब उन्होंने बहुत दलेरी के साथ एक बार फिर से किया और कहा है कि साथ ही ये जो जिद्दोजहद है ये जारी रहेगी। अवाम के साथ जो मामलात हैं वो हम जारी रखेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे, लोगों का गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा है। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि अगर हुक्मरान इत्तेहाद मुल्क पर मुसल्लत रहा तो इदारों को ये इत्तेहाद दफन कर देगा। काफी बड़ी बात उन्होंने की। कप्तान ने FATF कानून की मंजूरी पर ब्लैकमेल होने के जिक्र के साथ ये भी उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से बाहर होगा। महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शरीक कारकुनान से खिताब में कप्तान एक मरतबा फिर सियासी हरीफों पर बरसे और फौरी शफाफ इंतखाबात की जिद्दोजहद जारी रखते हुए एक बार फिर से मैदान में आने का भी इंदिया दिया। यही रही, इस पर वफाकी वजीर इत्तलात ने कप्तान पर जवाबी वार करते हुए कहा कि लोगों को सड़कों पर निकलने का ऐलान करके इंकलाब खुद बनी गाला में छुपा बैठा है। मुनाफिक और चोर में हिम्मत नहीं कि वो बनीगाला से निकले। 25 मई को खूनी मार्च का ऐलान और खुद हेलीकॉप्टर में मुअल्लिक रहे और अब 2 झंडे लगाकर बनीगाला में स्क्रीन पर बैठा है। इंकलाब स्क्रीन से बाहर नहीं आ रहा। मौजूदा हालात और महंगाई का जिम्मेदार भी उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म को करार दिया। इसी पर बात करें, मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ करवाते चलूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मा रियाज जैतून साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। उस्मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। और मुस्लिम लीग नून से मेंबर कौमी असम्बली मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे मजीद भी बात करेंगे, उनके तासुरात भी जानेंगे कि क्या मामलात हैं। और उस्मा साहिबा, सबसे पहले आगाज आपसे कर लेती हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर हुकूमत को तंबीह की है कि फौरी तौर पर शफाफ इंतखाबात करवाएं वरना हालात काबू से बाहर होंगे, इंतशार फैलेगा। क्या समझती हैं कि मौजूदा जो हालात है मुल्क में, इंतशार, तोड़फोड़, जलाओ घिराव के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, इसका मुतहम्मिल हो सकता है? बहुत शुक्रिया इरम। देखें, ये जो जिस तरह से भी आपने कहा कि जलाओ घिराव वाला प्रोटेस्ट का क्या ये मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है। देखिए जी, इस वक्त तक जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं हमने अपने इलाकों में किए हैं और कोई जलाओ घेराव वाला कोई भी फैक्टर इन्वॉल्व नहीं हुआ और कहीं पर भी हमने इस किस्म का काम नहीं, कोई चीज कहते हैं कि हमने तोड़ी हो या खुदा न खास्ता हमने कोई पत्ता भी तोड़ा हो। जहां तक आप डी चौक की बात करती हैं, जिस तरह डी चौक के अंदर आपको पता है कि जो आंसू गैस फायर किए गए थे और जिस तरह से वहां पे औरतों और बच्चों के ऊपर, मतलब मैं तो ये समझ रही थी कि ये पाकिस्तान नहीं या तो कश्मीर है या भारत का कोई इलाका है कि इतना ब्रूटली आप मतलब गवर्नमेंट ने, PDM ने हमारे ऊपर आंसू गैस और वो भी एक्सपायरी जो फेंके गए और जो हालात थे उसमें वहां पे लोगों ने कूड़ा करकट झाड़ियां जमा करके आग जरूर लगाई थी, लेकिन वो सिर्फ उस आंसू गैस से बचने के लिए। और आपको पता है कि कोई वहां पे उस तरह से कोई पत्ता खराब नहीं किया, लेकिन वो जो झाड़ झनकार और जो कूड़े को आग लगा के लोगों ने अपने आप को और वहां पे मौजूद खवातीन को महफूज करने की कोशिश की, तो PDM ने उसको एक इशू बनाया कि जी वहां पे आग लगाई गई, चीजों को तोड़ा गया, चीजों को खराब किया गया। बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी। ये एक प्रोपेगेंडा किया गया हमारे खिलाफ। और फिर जब दूसरे दिन आप लोगों ने ये भी देखा कि जब खान साहब ने मार्च को मौखिर किया और जब वहां से सब लोग डिस्पर्स हो गए अपने अपने घरों को, जब सारे वापस चले गए थे, तो वहां पे जो औरतें खवातीन जो एलीट क्लास की जो पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं, उनको भी आप देखिए उन्होंने सड़कों पे से झाड़ू मारते हुए भी शर्म महसूस नहीं की, क्योंकि PTI के जितने भी कारकुनान हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए बाहर निकलते हैं।
डिस्ट्रक्टिव किस्म की सियासत पीटीआई ने नहीं की, ना ही हमारा वोटर सपोर्टर इस चीज को पसंद करता है, ना ही इस किस्म की चीजों में इन्वॉल्व होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि अभी तक देखिए जिस तरह से हमारे जलसे कामयाब हुए, जिस तरह से हमारे लोग निकले, कोई भी एक गवर्नमेंट की कोई एक चीज टूटी हो, किसी की प्राइवेट कोई एक चीज खराब की हो, तो तब तो आप हम लोग को ब्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल में ये ब्लेम गेम की कहानी है और कुछ भी नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई वाने बाला और ज़री में मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला क्यों नहीं कर पा रही? सारी क़यादत असम्बली और सेनेट से बाहर है। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक पार्टी और तब्दीली का नाम लेकर सामने आई थी, इसी का नाम सियासत है? देखिए जी, मैं ये समझती हूँ कि इस्सत खान साहब जो बाहर बैठे हुए हैं वो सिर्फ इस वजह से बाहर है कि देखिए जिस तरह से साजिश के जरिए मुदाखलत की गई और चलती हुई हुकूमत को एक तरह से, और जो पाकिस्तान को तरक्की की राह के ऊपर लेकर जा रही थी, हमारा जीडीपी तकरीबन 5.9% पे ऑलमोस्ट 6% पे जा रहा था। आपने उस पाकिस्तान की चलती हुई मईशत के साथ ज्यादती की। फिर आपने देखी जैसे से फॉरेन रिजर्व हमारे बढ़ रहे थे, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ रही थी, इंपोर्ट हमारी कम हो रही थी, हमारी इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही थी, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर फ्लरिश कर रहा था, लोगों को रोजगार के मौके मुयस्सर आ रहे थे। और इस दफा भी जो बजट के अंदर आप देख लीजिए कि पीडीएम ने इस बात का इकरार किया कि हदफ हमारा जीडीपी 4 था तो हम 6 पे लेकर गए। इसी तरह से जो एक्सपोर्ट का हमारा हदफ था वो हमारा बड़ा, इंपोर्ट का हदफ कम हुआ। टैक्स कलेक्शन के अंदर बेहतरी आई, लोगों ने इस हमारी गवर्नमेंट के ऊपर एतबार करते हुए टैक्सेस जमा कराने शुरू किए, फॉरेन रेमिटेंसेस हमारे इंक्रीज हुए। मतलब ये तमाम चीजें, हालांकि आपको ये भी पता है कि 2 साल 3 साढ़े 3 साल हमारी गवर्नमेंट रही है, तो 2 साल के जो अरसा था वो कोरोना की वजह से, जिससे पूरी दुनिया की माशी हालात खराब हुए थे, इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी इतने नामुनासिब हालात को खान साहब ने संभाला, लोगों को बेहतरी की तरफ लेकर आए, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर गए। तो चल रहा था ना काम। तो फिर सिर्फ इस वजह से, क्योंकि खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, वो अड्डे नहीं देना चाहते और दोबारा से पाकिस्तान को किसी दूसरे मुल्क की सियासत की नजर नहीं कर सकते, और उनकी सियासत की वजह से हम अपने मुल्क को तबाही में नहीं लेकर आ सकते। तो मतलब इस चीज की वजह से, क्योंकि हमने अपने लोगों की कुर्बानी नहीं दी, हमने अपने अड्डे इस्तेमाल नहीं करने दिए, तो उस बेसिस के ऊपर मतलब इतनी लोग इस किस्म के हो जाए, रिलेक्टेंट हो जाए, इंटरनेशनल माफिया ज्यादा रिलेक्टेंट हो जाए कि मतलब वो एक चलती हुई पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हटा दें और उसके अंदर मतलब मीर जाफर और मीर सादिक इन्वॉल्व हो जाए, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान तरक्की पे क्यों जा रहा है, पाकिस्तान दूसरों की मतलब पराई जंग क्यों नहीं लड़ रहा, पाकिस्तान पराई जंग की वजह से अपने आप को क्यों नहीं खराब कर रहा। तो देखिए ये तमाम चीजें बंदे को हर्ट करती हैं, बंदे को हर्ट करती हैं या आम आदमी इससे किस हद तक मुतासिर हो रहा है, पूछ लेती हैं। हमारे साथ मेंबर कौमी असेंबली ताहिरा औरंगजेब साहिबा मौजूद है। ताहिरा साहिबा बहुत शुक्रिया। इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे बगैर जब बाहर होती हैं तो और बयानात होते हैं, अवाम का दर्द बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, महंगाई बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, लेकिन जब वही जो अपोजिशन है जब इक़्तिदार में आती है, ऐवानों में बैठती है, फिर कहती हैं कि हालात ऐसे थे, सुरंगें खोदी गई, फिर वही फैसले और उससे भी क्रिटिकल फैसले, कड़वी गोलियां निगलनी पड़ती हैं और वो निगलनी भी अवाम को पड़ती हैं। तो पहले बैठे हुए हालात जो होती हैं वो नहीं नजर आते, लेकिन इक़्तिदार में आते वही हालात आप लोग भी करती हैं, तो फिर अवाम जाए तो जाए कहाँ? ताहिरा औरंगजेब साहिबा। बात ये है कि जो पिछली हुकूमतें जाती हैं ना, वो अच्छे हालात को छोड़ के जाती हैं। ये तो पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे थे, हमने सिर्फ मुल्क की सालमियत को बचाने के लिए हुकूमत दी है। और जो IMF से मुआहदे करके ये गए थे और उसमें अमल दरामद इन्होंने नहीं किया था, हमें वो मजबूरन करने पड़े दस्तखत, क्योंकि जब तक IMF के साथ जो एग्रीमेंट कोई भी गवर्नमेंट करके जाए, वो आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए लाजमी है कि हम उसे इन तमाम शराइत को पूरा करें ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। वरना आपका क्या अंदाजा है कि पाकिस्तान की हालत श्रीलंका से कुछ कम छोड़ के ये गए थे? पाकिस्तान बिल्कुल माशी तौर पर दिवालिया करके ये गए हैं।
یہ کہتے تھے کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہوں گا, میں بنی گالا سے سائیکل پہ آؤں گا, ہیلی کاپٹر پہ آتے رہے, اس کا 8 کروڑ سے زیادہ ماہوار خرچ تھا. یہ تمام باتیں ریاست مدینہ بنے گی, ہم عوام کے لیے یہ باتیں کریں گے. کیا ریاست مدینہ کے عوام اس طرح بھوکوں خودکشیاں کرتے تھے اور بھوکے سوتے تھے؟ کیا یہ حالات تھے ریاست مدینہ کے؟ یہ سب کیا دھرا پچھلی ہی زمن کا تھا. ہم ان حالات کو انشاءاللہ سدھار کے 2023 میں الیکشن کروائیں گے, اور اللہ تعالیٰ کرے گا کہ پاکستان ریڈ لسٹ سے بھی نکلے گا اور پاکستان ایک خوشحالی کی طرف آگے بڑھے گا. اور ہم ڈیمز بھی مکمل کریں گے جو ہم نے شروع کیے ہیں. اور پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ, جیسے کہ پہلے 2018 میں ہم 0 لوڈ شیڈنگ کر کے گئے تھے, انہوں نے پھر وہی کام سے نہ کوئی سے فرنیسائز امپورٹ کیا جب سستا تھا, نہ کوئی LNG. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پاور پلانٹ ہم نے لگائے اگر کوئی خراب تھا تو وہ خراب ہی پڑا ہے, انہوں نے اس کی ریپیئر تک نہیں کی. تو یہ پھر لوڈ شیڈنگ اسی لیے بڑی. اور عوام جو مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں, عوام کا سارا مہنگائی کا مسئلہ جو ہے ہم بھی سمجھتے ہیں, لیکن یہ کرنے والی پچھلی ہی حکومت تھی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتے ہیں, آپ نے کہا ہے کہ ہم بہتر کر کے الیکشن کروائیں گے. 3.5 سال میں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں بہتری لا سکی, آپ لوگ 1.5 سال کے عرصے میں وہ چیز بہتری لے آئیں گے. بہتری کے حالات اور فیصلے تو ابھی نہیں نظر آ رہے, تو کیسے آپ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ عوام کے لیے بہتری لے کر آئیں گے؟ اور آپ نے جس طریقے سے ذکر کیا کہ وہ کپتان جو ہیں وہ نکلتے ہیں ہیلی کاپٹرز پر, اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جوابی وار کیے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہ سڑکوں پر نکلنے کا تو اعلان کیا گیا, لیکن انقلاب خود بنی گالہ میں چھپا بیٹھا ہے. تو ابھی تو صرف الزام تراشی کی سیاست ہی چل رہی ہے. یہ الزام تراشی نہیں, سب سے بڑی بات ہے ہم نے مارکیٹ کو کہا ہے رات 9 بجے بند ہو جائے, شادی ہاؤس کو کہا ہے 10 بجے بند کر دیا جائے, اور باقی ریسٹورینٹ 11 بجے. یہ تمام اقدامات اسی لیے کیے جا رہے ہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے قابو پایا جا سکے, پاکستان کی جو صنعتیں ہیں ان کو بجلی مہیا کی جا سکے, اور جو حالات ہیں ملک کے بہتری کی طرف جا سکے. ان فوڈ کو بالکل بند کر دیا گیا ہے. 4 لاکھ تک قرضے نوجوانوں کو ملیں گے بلا سود, 5 لاکھ تک قرضے 3% سے, اور 1 کروڑ تک قرضہ 4% سے سود سے مہیا کیا جائے گا, اسی لیے کہ بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے. اچھا طاہرہ صاحب ہوگا تو مہنگائی محسوس نہیں ہوگی. ہم چیزوں کی قیمتوں کو بھی نیچے لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جس ریٹ پہ 2018 میں ہم اشیاء کی قیمتیں چھوڑ کر گئے تھے اسی پہ واپس لا کے الیکشن. لیکن جس طریقے سے ڈالر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, قیمتیں کس طریقے سے ویسے واپس آ سکیں گی؟ پیٹرول کی پرائز آپ دیکھ لیں, بجلی کی قیمتوں کو دیکھ لیں, گیس کی قیمتوں کو دیکھ لیں, لوڈ شیڈنگ کو دیکھ لیں, دیگر معاملات کو دیکھ لیں, کوئی ایسا میکانزم آپ لوگ بنا سکیں گے 2018 تک ریورس گیئر لگانے کا؟ ہم بالکل بنا رہے ہیں, بنا سکیں گے نہیں. ہم کہا کہ جی کی طرف نہیں جاتے, ہم خان صاحب کی حکومت نہیں ہے. ہوگا, کریں گے, آئے گا, بنے گا, ہم سب کچھ کر رہے ہیں. ہم نے فوری طور پہ امپورٹ بند کیا ہے تاکہ ڈالر کو مستحکم کیا جا سکے اور اس سے زیادہ نہ بڑھے, اور پاکستانی روپے کی قیمت بھی بڑھے. ہم نے ساری امپورٹ بند کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا جتنی لگژری کی چیزیں ہیں, بڑی گاڑیاں, اور اتنی زیادہ جو سیلز ٹیکس کا انتظام ہم نے وہ ختم کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیوٹرلز کو ایک بار پھر مخاطب کرنا, ہدف تنقید بنانا, اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں جو سابق وزیر اعظم عمران خان نے کیا ہے؟ کیا اداروں کو بدنام کر رہے ہیں یا بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی نظر میں حکومت وقت میں آپ لوگ؟ بات کریں, مجھے تو ان کی کوئی اہمیت نظر نہ اس وقت آئی تھی جب وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے 3 ماہ کا سارا دستور پہ دھرنا دیتے تھے. نہ مجھے تب وہ وزیر اعظم لگے تھے جب انہوں نے حلف اٹھایا. مجھے کبھی بھی وہ شخص وزیر اعظم نہیں لگا, نہ اس کی بات سے, نہ اس کے کردار سے, نہ اس کے عمل سے. لیکن بہت سارے سوالات ہیں جو حکومت وقت سے ہمیں پوچھنے ہیں. عظمیٰ صاحبہ, آپ نے طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کے سارے پوائنٹس سنے ہیں. ان پوائنٹس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ تو کچھ چھوڑ کر ہی نہیں گئے, ساری چیزوں کی قیمتیں آپ نے روک کر رکھی, اور IMF سے معاہدے کے حوالے سے میں طاہرہ صاحبہ سے بھی بات کروں گی. اگلا سوال میرا ان سے بھی یہی ہوگا. IMF سے معاہدہ جو ہوا, آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کنٹرول کر کے رکھا اور ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ابھی معاملات چل رہی ہیں کس طریقے سے بہتری آ پائے گی؟ دیکھیں حرام, میں طاہرہ صاحبہ کی بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتی ہوں, میرے لیے بہت قابل احترام ہے. میں تو صرف یہ ریکویسٹ کروں گی کہ خان صاحب نے اگر IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا تو وہ معاہدہ عوام کے سامنے ضرور آنا چاہیے, اور عوام کو بتانا چاہیے کہ یہ معاہدہ تھا اور خان صاحب یہ معاہدہ کر کے گئے.
اور اس میں تو دیکھیں اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ہماری ملک کے اندر ہمارے لوگوں کے ووٹوں سے آج آ کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. ہم یہ نہیں کہتے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ عوام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں, لیکن خدارا میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کروں گی, اگر ہم نے آئی ایم ایف کے معاہدے مان کیے ہوتے تو آج ملک کی معیشت لوگوں کو ریلیف ہم بھی نہ دے سکتے, ہم بھی آپ کی طرح کا کام کر رہے ہوتے, ہم بھی 300 روپے تک جس طرح سے ابھی لوگوں نے 80 روپے پیٹرول بڑھا لیے, یا میں آپ کو ابھی بھی کہتی ہوں کہ یہ آپ دیکھ لیجئے گا, یہ 300 روپے تک پیٹرول جائے گا, اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا جو ان لوگوں کے معاہدے ہو رہی ہیں یہ صرف امریکنز کو, یورپینز کو, ان کو خوش کرنے کے لیے جو انہوں نے اپنی ملک کے لوگوں کے اوپر جو بوجھ ڈالا ہوا ہے, یہ زیادتی ہے جی, یہ زیادتی ہے. آپ سے ریکویسٹ کروں گی آئی ایم ایف کا معاہدہ سامنے لے کر ہے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے نا تو وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے آتی ہے, وہ اس لیے نہیں آتی ہے کہ عوام کو اور نچوڑا جائے اور اس کو ختم کیا جائے. خدارا جب بات کرتے ہیں فیٹ اپ کی تو آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ جس وقت ہم فیٹ اپ کی لیجسلیشن کر رہے تھے تو پی ڈی ایم نے واک آؤٹ کیا. اس وقت ہم اینٹی لانڈرنگ بل لے کر آ رہے تھے تو ان لوگوں نے واک آؤٹ کیا کیونکہ ان چیزیں ان کو سوٹ نہیں کر رہی تھی. پھر جب لیب کے قوانین کو ہم سخت بنا رہے تھے کہ احتساب ہونا چاہیے, اور جو بھی کسی غلط کام میں انوالو ہو, منی لانڈرنگ میں انوالو ہو, کرپشن میں انوالو ہو, اس کو سخت ترین سزائیں دی جائیں, اس پہ پی ڈی ایم نے دیکھی کہ ہماری مخالفت. اور آج ایف اے ٹی ایف کے اندر جب ہم کو گرے لسٹ سے نکالا جا رہا ہے تو وہ یہ 1 مہینے کے اندر انہوں نے نہیں لیجسلیشن کی, انہوں نے نہیں 27 میں سے 24 نکات ایف اے ٹی ایف کے مانے تھے, 27 میں سے 24 نکات ہم نے پورے کیے تھے, ہم لیجسلیشن لے کر آئے تھے, ہم نے یہ سارا کام کر کے دیا ہوا تھا. اور یہ کریڈٹ میں لینے کی چکر کی بات نہیں کرتی کہ لوگوں کو بھی پتا ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیجیے جی کہ مفتا اسماعیل صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے 1 روپیہ بھی پیٹرول کا بڑھایا تو ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. ٹھیک ہے, اس وقت انہیں آئیڈیل سچویشن لگ رہی تھی, ہم کو کرٹیسائز کیا کرتے تھے کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں عوام کی طرف. ہم نے تو آئی ایم ایف کو نہ کی ہے, ہم نے تو آئی ایم ایف کی نہ کرنے کی یہ سہولت, یہ ایک کہہ لیں کہ ہم نے اس کا ایک خمیازہ بھگتا ہے. ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا جس کا ہمیں خمیازہ یہ بھگتنا پڑا. لیکن جی بات یہ ہے کہ ہم نے اس وقت اپنے ملک کو قوم کے لیے کرنا ہے نا. اچھا اگر ہم نے معاہدے کیے ہوئے تھے, گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے نا, لیڈر آف اپوزیشن آپ کی شہباز شریف صاحب تھے نا, ہر چیز میں ان کو آن بورڈ لیا جاتا تھا نا. آپ کو پتا تھا نا کہ حالات کتنے خراب ہیں اور کتنے نامناسب حالات کے اندر ہم نے حکومت سنبھالی کے چھوڑ دیتے نا. 1.5 سال کا عرصہ رہتا تھا نا, 1.5 سال کا عرصہ رہتا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں 1.5 سال کے عرصے میں ہم یہاں پہ رہتے تو چلو اگر ہم بہت برے بھی حالات کر رہے ہوتے تو اس میں آپ لوگوں کا فائدہ تھا, آپ لوگوں کا اس وجہ سے فائدہ تھا کہ پی ٹی آئی پرفارم نہیں کر رہی ہے اور آپ کا ووٹر سپورٹر انکریز ہو رہا ہے. خرم دستگیر صاحب نے اصل میں ان کی تمام چیز آؤٹ کی کہ انہوں نے یہ عوام کو بتایا کہ جی اگر اس طرح سے خان صاحب رہ جاتے تو ہماری جو منی لانڈرنگ ہوتی رہی, جو ہمارے نیب کے کیسز تھے, جو ہم نے کرپشن کی بھی تھی, جو یہ عدالتیں بنا رہے تھے اور جس کے اندر 100 ججز نے بیٹھنا تھا اور وہ اس کے اوپر جی پراپر انویسٹیگیشن ہوتی, تو وہ یہ چیز کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ایسے تو وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جی ہم سب نااہل ہو جاتے. آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پر, تو اکثر خان صاحب کی ان لوگوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کے اوپر جی کچھ بھی ان کے اوپر ایلیگیشن لگا کے تو ان کو نااہل کیا جائے. لیکن دیکھیں کیونکہ اس بندے نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا تھا, نہیں کر سکے. بات یہ ہے ان لوگوں کو NRO 2 چاہیے تھا, ان لوگوں نے NR 2 حاصل کرنے کے لیے پاکستانی قوم کو بھکاری بنایا, پاکستانی قوم کو یہ بتایا کہ beggars can't be choosers, اس لیے آپ اپنی چوائسز نہ رکھیں. جس طرح سے ہم آپ کو امریکہ کا غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں آپ غلام بن کے رہیں, لیکن غلام بنانے والے کون تھے؟ غلام بنانے والی پی ٹی ایم ہی تھی نا. 70 سال سے کون حکومت کے اندر ہے؟ یا تو نواز شریف صاحب تھے, نواز شریف کے بعد پیپلز پارٹی آ جاتی تھی, پیپلز پارٹی کے بعد پاکستان مسلم لیگ. کتنی
लोगों ने ये सब कुछ किया, पाकिस्तान को तबाही की ताने तक लेकर आए। ग्रे लिस्ट पे लेकर जाने वाले कौन थे? पीटीआई ही थी ना ग्रे लिस्ट में लेकर जाने वाली, पीटीआई तो नहीं थी। पीटीआई ने तो आज इन 3.5 साल में ये परफॉर्मेंस दी कि 3.5 साल के अंदर पाकिस्तान FATF के अंदर ग्रे लिस्ट निकाल दिया गया। 2 महीनों के अंदर इन्होंने क्या इतने कोई खास चीज कर दी थी? आए इन्होंने सिर्फ बिल पास किए नैब को खत्म करने के लिए, इन्होंने बिल पास किए ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग खत्म करने के लिए, इन्होंने सिर्फ रिगिंग के लिए और साफ शफाफ इलेक्शन ना हो सके इन्होंने EVM को खत्म किया। इन्होंने देखिए मैं तो हैरान हूँ, इन्होंने नैब की एक जो अजारा जो उसको अथॉरिटी दी गई थी कि वो बिल्कुल सियासी असर रसूख से खत्म करके उसको खत्म किया जाए और वो अपना एक इंडिविजुअल एक इंडिपेंडेंट इदारा होकर अपना काम कर सके, उसको हमने खत्म कर दिया। क्यों खत्म किया जी? उसको मजबूत इनको करना बिल्कुल, इसके ऊपर एक जो अलहदा से प्रोग्राम भी हम करेंगे और साफ और शफाफ इंतखाबात की जो बात की है खान साहब ने, वो किस तरीके से मुमकिन हो सकेगा इस पर भी बात करेंगे। एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वापस आएंगे, इन पॉइंट्स पर आके बात करेंगे, साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और बात हो रही है साफ शफाफ इंतखाबात के हवाले से। इमरान खान साहब ने जो बात की है कि साफ शफाफ इंतखाबात का इनकाद करवाया जाए, लोगों को उन्होंने सड़कों पर बुलाने के हवाले से कहा है, हुकूमत को भी कहा है कि लोगों को कॉल दी जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या एहतजाज की कॉल देगी, धरने के मामला चलेंगे? सूरत हाल इस वक्त जो चल रही है, साबिर शाह साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मा रियाज जदून साहबा मेरे साथ मौजूद है। साबिर शाह साहब, इससे पहले बात हो रही थी उस्मा साहिबा से और मुस्लिम लीग नून से ताहिरा औरंगजेब साहिबा से बात हो रही थी। सवाल उनसे यही किया गया कि जो भी हुकूमत आती है, जब वो अपोजिशन में होती है तो आवाम का दर्द उनके दिल में बहुत ज्यादा जागता है, लेकिन जब वो ओहदों पर आते हैं, हुकूमत संभालते हैं, बागडोर संभालते हैं, उसके बाद फिर वो जो सख्त फैसले करते हैं और कड़वी गोलियां दी जाती हैं आवाम को, वो गोलियां मैं और आप हम लोग उसमें शामिल हैं। तो अभी तक के जो मौजूदा फैसले चल रहे हैं हुकूमत के, आप समझ रहे हैं कि आवाम उनको बर्दाश्त कर सकेगी? देखिए, आवाम का जहाँ तक ताल्लुक है बर्दाश्त करने का, तो मेरा ख्याल बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है और स्ट्रैंगुलेट हो चुके हैं। बिल्कुल गला जितना दबाया जा सकता है जितना उतना दबाया जा चुका है। लेकिन ये उसी वक्त होता है, मैं आपको बताऊं, कि जब अपोजिशन कमजोर हो। इमरान खान जब हुकूमत से निकले तो बज़ाहिर बहुत मजबूत नजर आ रहे थे, लेकिन जो 25 तारीख का धरना हुआ पिछले माह, आपने देखा लोग नहीं निकले अनफॉर्चुनेटली। अब कहेंगे जी वो पुलिस ने गुंडागर्दी की, ये हुआ। मैं कहता हूँ जी कुछ भी हो, ऑफर योर हेड्स। आपने कहा जहाद है तो फिर डंडे खाइए, गोली खाइए। ये क्या हुआ कि 150 लोग रावी के पुल पे आ जाए और कप्तान अकेला रह जाए? यहाँ मैं देखता अगर GT रोड भरा होता तो ये किस तरह का सिलसिला होता। लेकिन बहरहाल इमरान अभी भी यही बातें कर रहे हैं कि धरना दूंगा, लॉन्ग मार्च करूंगा, एहतजाज करूंगा, अब आम सड़कों पे आए और इंतखाबात कराए जाए। मेरे ख्याल है इस वक्त बहुत ही टाइट कॉर्नर में है इमरान खान, और जितना ही कमजोर होंगे उतना ही हुकूमत मजबूत होगी। क्योंकि हम शुरू में सुन रहे थे कि बजट वगैरह के बाद इनको पैकअप करवा दिया जाए जी। तो या तो ये लॉलीपॉप दिए गए या मीडिया को फीड किया गया मुख्तलिफ क्वार्टर्स के साथ और एक प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया कि इमरान खान जो है वो किसी आसरे में आ जाए। तो अभी तक तो इमरान की पोजीशन बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर। ठीक है, मतलब डिलेइंग जो हो रहा है उस्मा साहिबा, ये जो अपोजिशन के कमजोर होने की बात की है, इसी तर्ज का एक तंज जो किया गया है वजीर इत्तलात और नशियात मरियम औरंगजेब साहिबा की जानिब से भी किया गया कि जो इंकलाब है वो बनी गाला में छुप कर बैठा है, हवा में मौलिक हेलीकॉप्टर पे आता है, वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। आवाम सोच रहे थे शायद कोई ऐलान किया जाएगा, लेकिन कोई ऐसा खास ऐलान नहीं हो सका। आप लोग क्या किसी किस्म के बैकडोर राब्ते के इंतजार में है? मामला आखिर है क्या? क्यों पोजीशन इस तरह से जो साबिर शाह साहब ने बात की, इस तरह की सूरत हाल क्यों है? देखिए राम, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त खान साहब की जान को भी खतरा है, ठीक है। और अगर आपको ये भी पता है कि खुदा ना खास्ता अगर खान साहब की जान को कुछ हो जाता है तो ये तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहते हैं ना, 100 मरे 100 का सरदार ना मरे। सरदार होगा तो कोई काम तरीके से होगा, सरदार ना हुआ तो कोई काम भी तरीके से नहीं होगा।
इस वक्त तक खान साहब ने वो तमाम मैयत ली हैं जिसमें उनके जो वोटर सपोर्टर है, जो पाकिस्तान की आवाम है, उनकी जान को भी खतरा ना हो। डीजो का जो मामला था, आपको ये भी पता है कि किस किस्म की वहां पे एक तरह की साजिश की गई थी, जिसमें फौज को अवाम को आमने सामने लाने की कोशिश की गई, और ये बहुत बड़ी एक साजिश थी। और खुदा न खासा एक आध गोली भी चल जाती या हमारा कोई बंदा, खुदा न खासा कोई भी हमारा पाकिस्तानी मारा जाता, या खुदा न खासा फौज के साथ कुछ इस किस्म की चीज हो जाती या पुलिस के साथ हो जाती, ये क्या था? ये कुछ भी नहीं। ये सियासत की नजर हम ना तो अपने इदारों को कर सकते हैं और ना ही हम अपनी कौम को कर सकते हैं। हमने अपने सियासत की नजर नहीं करना, बल्कि वो इदारे कौन है? वो भी तो सारे पाकिस्तानी है जी। सिर्फ एक दो की सियासत को बचाने के लिए या एक दो की सीटों को बचाने के लिए हम पूरी कौम को तो एक तरह से चूल्हे में तो नहीं झोंक सकते हैं ना। आपको भी ये पता है कि जिस तरह से खान साहब ने ये जिक्र किया कि जी उनकी जान को खतरा है, और उन्होंने अपने तमाम एक वीडियो पैगाम उन्होंने करा के और एक महफूज जगह पे इसीलिए रखवाया कि अगर खुदा न खास्ता उनकी जान को कुछ होता है तो उन्होंने वो अपनी वीडियो रिलीज उस जगह से होगी जहाँ पे उन्होंने महफूज कराई है, और फिर लोगों को, आवाम को एक एक चीज पता चलेगी। उसमें उन्होंने कोई चीज नहीं छुपाई कि भाई लोगों को पता चले, कि इस आवाम को पता चले कि एक मर्द मुजाहिद किस तरह से अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ, उसने लोगों के अंदर शऊर पैदा किया। क्या 70 साल से हमें बैगर बना के रखा जा रहा है? तो वी आर नॉट अ बैगर, वी आर नॉट अ बैगर। हम क्यों सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए, जबकि हमारी कौम सबसे ज्यादा मेहनत कश और जफाकश कौम है। ये वो कौम है जो सबसे ज्यादा ज़कात खैरात देती है। ये वो कौम है जो अपने मुल्क और कौम के लिए इंतहाई सिंसियर है। ये वो कौम है, जब नवाज शरीफ साहब ने कहा था ना कर्ज मुकाओ मुल्क बचाओ की स्कीम जब इन्होंने शुरू की थी, तो औरतों ने अपने जेवर भी दिए थे। आज तक उस चीज का नहीं पता चल सका कि वो इतना पैसा जो जमा हुआ था वो पैसा कहाँ गया, वो किस जगह पे लगा। फिर ये जो लोग जो सियासत के अंदर आए थे, तो जिस शहबाज शरीफ के वालिद इंतहाई गरीब थे और इन्होंने मेहनत करके सब कुछ हासिल किया, और नवाज शरीफ के जो वालिद थे वो इंतहाई अमीर थे, तो उन्होंने वो सारा पैसा इनहेरिट किया। तो आखिर उसकी इन्वेस्टिगेशन भी तो होनी चाहिए ना। खुदारा लोगों को इतना बेवकूफ बना के और अपने आप को मजबूत करना, अपनी औलादों को मजबूत करना खत्म करें इन चीजों को। खुदारा पाकिस्तान का सोचें, अच्छा, पाकिस्तान की अवाम का सोचें। यही बातें पहले जो अब हुकूमत में है, खान साहब बनी गाला में अगर बैठे हुए हैं तो खान साहब पूरे मुल्क की आवाम जो उनसे मिलना चाह रही है उनसे मिलते हैं, वहां पे बैठते हैं। तो हम सिर्फ ये ऑपोजिशन की प्रोपेगेंडे के ऊपर कि जी वो उधर बैठे हैं, और यार तुम्हें खान साहब बनी गाला में बैठा हुआ नजर आ रहा है, अपना लीडर इंग्लैंड में बैठा हुआ नजर नहीं आता। आप अपने लीडर को नहीं बुला सकते, हुकूमत आपकी अपनी है और अभी तक उसके प्लेटलेट्स ठीक नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ पे यही है ना कि जिस वक्त ये मनी ये इन लोगों के इन्हें NRO2 मिल जाएगा, इनके ECL से नाम निकल जाएंगे, इनके ऊपर जितने मुकदमात बने हुए वो सारे खत्म हो जाएंगे, तो इनका लीडर वहां से। तुम इमरान खान पे बात करते हो, इमरान खान एटलीस्ट बनी गाला पाकिस्तान इस्लामाबाद में मौजूद है, तुम लोगों का लीडर किधर है? बुलाओ उस लीडर को, उसको बुला के तो यहाँ पे अब उनके सामने पेश करो। उधर से आप लोगों की इज्जतें बनी नहीं है, खत्म हुई नहीं है, आप लोगों को कोई एहसास नहीं है। खान साहब जैसे ये सब पाकिस्तान में मौजूद है ना, इस्लामाबाद में मौजूद है ना, आपके लीडर कहाँ पे मौजूद है? क्यों नहीं अपने लीडर को आप बुलाते? खान साहब पे ऑब्जेक्शन करना। दूसरे जी, मैं अपने मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगी, खुदारा अपने मुल्क को देखें, अपनी कौम को देखें। आप भी इस कौम का हिस्सा हैं और आप लोगों को भी महंगाई इसी तरह से तंग कर रही है और परेशान कर रही है। जब तक आप सब मिलकर हक सच का साथ नहीं देंगे, इनकलाब नहीं आ सकता। ठीक है, आपने कहा है कि हक सच का साथ दें, अवाम के लिए हक सच का साथ देना तो अब खैर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। साबिर शाह साहब, ना जाए रफ्तार ना पाए रफ्तार, आगे कुआं पीछे खाई वाला सिस्टम है अवाम के लिए। तो हक सच का साथ कहाँ पे जाके और किस हद तक दिया जा सकेगा अवाम की जो सूरत हाल है? देखिए ना, मुझे तो लगता है कि कौम काफी हद तक मुर्दार हो चुकी है और ये कैलकुलेशन तमाम हुकूमतों के पास मौजूद है।
कि आप कुछ भी कर लें या बाहर नहीं निकलेंगे। बहरहाल मैं ये तो जानता हूँ कि जब सांस बंद होने लगे तो इंसान हाथ पैर मारता है। सांस तो बंद हो चुका है अवाम का, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। मैं फिर वही कहूंगा कि जितने मर्जी बड़े लीडर इमरान खान हो, he is not playing the role of a statesman somehow। अगर आप स्टेट्समैन हो, बाकी चोरों को तो छोड़े, मैं उनको खुद डाकू चोर कहता हूँ, तो अगर आप स्टेट्समैन हो तो क्यों अवाम बाहर ना आए? हुआ ये है कि जो फैमिलीज इनके साथ हैं, जो लोग इनके साथ हैं, जलसे में म्यूजिक हो बड़ा अच्छा तो सभी साथ, झंडा आगे नजर आए सभी भाग जाते हैं। और अगर थ्रेट अलर्ट्स हैं, होंगे, बिल्कुल होंगे। इमरान इज अ पॉलिटिकल एसेट, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हिम। तो थ्रेट अलर्ट सिर्फ केपी की गवर्नमेंट क्यों जारी कर रही है? और अब दूसरी बात, ये 25 तारीख को क्यों नहीं थे थ्रेट अलर्ट, और 25 तारीख को अगर थे तो क्यों निकले? और दूसरी बात कि ये क्यों नहीं पता था कि फौज आगे खड़ी है? फौज को तो पहले बुला लिया गया था। ये क्यों एंटीसिपेट नहीं किया? रेडी वाला भी कह रहा था कि फौज से हमारा तसादुम होगा। अचानक हम डी चौक पहुंचते हैं, अपनी ताकत असेस करते हैं, पता लगता है कि ताकत इस काबिल नहीं है, या कहीं से फिर कोई टेलीफोन आ जाता है, हम वापस मुड़ जाते हैं। लेकिन ना ये तो बनी गाना चलेगा, और हजारों लोग या वो कॉलोनी के लाखों लोग वहीं से घरों मुँह को आगे भूखे प्यासे होकर। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये इंसान बड़ी हजरत चीज होती है, दोबारा बहुत ही मुश्किल है लोग निकलेंगे। मैं देख रहा हूँ सारा कुछ। मैं ही एक कहने वाला हूँ शुरू में कि इमरान खान इज अ डेमागॉग, इनको लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, क्यों नहीं करते? लेकिन अब फेसबुक पर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जलसे नहीं होने के, मैं आपको बताऊं, पैगाम एक ही है, वो रोज वही पैगाम नशर हो रहा है। देयर इज नथिंग न्यू इन इट। यस इट इज एन इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, मैं मान लेता हूँ। यस दे आर वेरी करप्ट, मैं मान लेता हूँ। बड़े मजबूत है जी, मान लेता हूँ। लेकिन आपने भी वहां पे पंगा किया जहाँ नहीं करना चाहिए था। बेनजीर भुट्टो से गलती 2 दफा हुई, नवाज शरीफ से 3 दफा हुई, तो अब जनरल बाजवा से तो आप एक्सपेक्ट न करें। तो आपको इसलिए तो नहीं उतारा गया कि आपको दोबारा लेके आया जाएगा। तो मेरे ख्याल हर गुजरते दिन के बाद पीट गए तो चलो असेंबली में। लेकिन अभी भी न्यूट्रल्स को मुखातिब करके वो पैगाम देते ही हैं, न्यूट्रल्स को मुखातिब करके पैगाम दिया जाता है। कितना देना है? रोज ट्विटर पे बैठना है? आप बात नहीं समझ रही। वो सड़कों वाली फॉलोइंग काउंट करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लाइमेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस। फैसिलिटेटेड लॉन्ग मार्च जिसने 2014 का था, वो तो कर ही लेते हैं सारे। वो मरियम ने भी अभी फैसिलिटेटेड लॉन्ग मार्च किया, थोड़े बंदे थे या ज्यादा थे। फजलुर रहमान को भी फैसिलिटेट किया गया, वो डंडे लेके आ गए। पापा जब स्टेट रोकती है तो स्टेट होती है। स्टेट में एस्टैब्लिशमेंट भी आती है। आईन ये कहता है कि आर्टिकल 245 के तहत उन्हें कॉल किया जाए, रेंजर्स की कॉल होती है। तो हमें पहले पता होना चाहिए ना कि आगे जाएंगे तो गोली चलेगी, वो तो रोकेंगे। तो बात ये है कि मेरे और इमरान खान में कुछ तो फर्क हो ना। मैं तो पहले उन्हें बड़ा करीब सा स्टेट्समैन हूँ, लेकिन बहरहाल ये देखिए, लीडर जो है ना जी, लीडर को ये चाहिए कि या लोग उनकी बात मानने कि कुछ भी हो लॉन्ग मार्च करें। अगर इमरान खान एसेट इसलिए है, इसलिए पॉलिटिकल एसेट है, अगर इमरान खान शोर नहीं मचाएंगे, ये पेट्रोल और डॉलर दोनों 300 के ऊपर चले जाएंगे। जितना जल्दी इमरान खान सड़कों पे आएंगे, बहुत बड़ी सपोर्ट लेके आएंगे, बैरियर तोड़ेंगे, फिर जो मर्जी हो कम वोट में चीजें बेहतर होंगी। वरना अभी तो करप्शन का सीजन शुरू होने वाला और महीने तक, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हम मजबूत हो गए हैं, पूछने वाला कोई नहीं है, वो पूरा इंतजाम करके रखते हैं ना जी। और वैसे तो इमरान खान को जिन लोगों के मदद से लाया गया वही लोग उनके खिलाफ हो गए, लेकिन हकीकत बड़ी तल्ख चीज है। मैं अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वर्कर हूँ तो मुझे वही नजर आ रहा है जो इमरान खान कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, सही मानों में न्यूट्रल, वो नहीं जो इमरान कह रहे हैं या कोई और सोच रहा है, तो फिर मुझे ये अंदाजा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान जो है, मेरा ख्याल है विल लूज सपोर्ट अगर वो महीने के अंदर अंदर बाहर ना आए तो। बहाने नहीं। और दूसरा ये तो मेरे सुनने में आया कि अब जमात इस्लामी के साथ मिलकर कोई लॉन्ग मार्च करने का सोचेंगे, क्योंकि जो रिलीजियस क्राउड होता है ना मैडम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये छोटे से चूल्हे पे चाय बना लेता है, खाना बना लेता है। आपने देखा कि तारुल कादरी ने कितना इम्पेटस फराहम किया था 2014 के लॉन्ग मार्च में। बहुत ज्यादा काम करता है ये मार्च, ये रुकावटें भी तोड़ता है। तो रिलीजियस एलिमेंट उनके साथ अगर वो मिलेगा तो अब जमात इस्लामी ज्यादा करीब है। और पहले ही ये सोचना चाहिए था कि वो जो फैमिली है, देखिए ना, 40 करोड़ 60 करोड़ 80 करोड़ की गाड़ी पे आएगी, वो कहाँ गाड़ी तोड़वाएगी? हमें ये चीजें सोचनी चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि इतनी गर्मी में निकलेंगे जी,
आपने कहा कि न्यूट्रल होकर सोचना चाहिए। अब देखना यह कि अवाम न्यूट्रल होकर सोचती है या नहीं, और अपोजिशन लीडर के तौर पर इमरान खान साहब अपनी स्ट्रेटजी क्या बनाते हैं और किस तरीके से सामने आती हैं, अवाम को कैसे कंबाइन करती हैं, मामलात को कैसे हल करती हैं, ये देखना बाकी है। अवाम ही इसका बेहतर फैसला कर सके। बहुत शुक्रिया साबिर शाह साहब, उस्मा रियाज जदून साहब, तारा औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त खत्म हुआ। चाहते अपनी मेजबान इरम चौधरी को इजाजत दीजिए। अब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।